नमस्कार दोस्तों, पूर्वोत्तर चुनावों के नतीजे आ गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार वापसी की है। उसी तरह से मेघालय और नागालैंड में भी वो साझा सरकारें बना रहे हैं। इस जीत के बाद कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर वो संबोधित करते हैं। कल उन्होंने अपनी संबोधन में कई बातें कही। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज मैं आपके सामने वो बड़ा प्रश्न भी रखने वाला हूं कि क्या 2024 में आएगा तो मोदी ही, वो सवाल भी होगा। मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में कुछ बातें कही हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागालैंड में और मेघालय में हमारी जीत यह साबित करती है कि हम एंटी माइनॉरिटी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से हम गोवा में जीते, नागालैंड में जीते, मेघालय में जीते, विपक्ष जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करता है ना कि हम लोग माइनॉरिटीज के विरोधी हैं, वो पूरी तरह से गलत है। और आने वाले दिन में यानी कि 2026 में हम केरल में भी चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री हाथ कंगन को आरसी किया। आपके सामने वीडियो देखिए। प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला हो रहा है और इस विश्व पुस्तक मेला में एक ईसाई धर्म का बुक स्टॉल है। उस बुक स्टॉल के सामने कुछ लोग जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भड़काऊ नारे भी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ईसाई बुक स्टॉल लोगों को मुफ्त में बाइबल बांट रहा है। पुलिस भी वहां पहुंची। मैं आपको एक सीधी चुनौती देना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नागालैंड में पहुंच के इस तरह से ईसाई गिरजाघरों के सामने या गोवा में चर्चेस के सामने जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं? सीधा सा सवाल है प्रधानमंत्री। अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जो नजारा हम दिल्ली के प्रगति मैदान में देख रहे हैं, जहां ईसाई धर्म के बुक स्टॉल के सामने इस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या इस तरह के नारे आप नागालैंड में जाकर या मेघालय में जाकर या गोवा के किसी चर्च में जाके लगा सकते हैं? वो बात भूल जाइए। मेघालय का एक नेता यह कह रहा है कि मुझे बीफ खाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री, एक और चुनौती, क्या आप इस नेता के द्वारा कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या आप इस नेता से इन राज्यों में चुनावी प्रचार करा सकते हैं? सीधी चुनौती है, क्योंकि है तो ये बीजेपी का ना। आपने केरल की बात की। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। केरल में आपके एक नेता ने कहा था 2021 के चुनावों से पहले कि हम केरल की जनता को सबसे बेहतरीन बीफ देना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन गौ मांस देना चाहते हैं। यह भाजपा के एक नेता ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। सीधा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, आज मैं चुनौती देना चाहता हूं बीजेपी को कि आप नागालैंड में, त्रिपुरा में, मेघालय में, गोवा में, केरल में इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को भेज सकते हैं और वहां पर वो लोग बीफ के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। बीफ भूल जाइए दोस्तों। याद कीजिए गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था नवरात्रि के दौरान। मुसलमानों की दुकानों के सामने खड़े होकर आपने नवरात्रि के दौरान उनकी जो दुकानें थी बंद करवा दी थी। वो दुकानें जो मीट बेच रही थी, जो बकरा, चिकन या मछली बेच रहे थे। सीधी चुनौती, क्या इस तरह की हरकतें आप त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं है, या गोवा में कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री। आप जब ये कहते हैं ना कि हम एंटी माइनॉरिटी नहीं हैं, तो आप पूरी तस्वीर पेश नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूं आप करते क्या हैं या आपकी पार्टी क्या करती है। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार यानी कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यहां पर आपके कार्यकर्ता या आपके सोच से जुड़े लोग माइनॉरिटीज पर हमला बोलते हैं। यह ना भूलें, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब मुस्लिम लड़कियों की बोली लगाई गई थी। यह आपके शासन में हुआ है।
तो कहने का अर्थ यह है कि आप इन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदुओं को भड़काने के लिए या हिंदुओं को डराने के लिए कि ये मुसलमान तुम पर हावी हो जाएंगे, वहां पर एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, द्वारका के अंदर मुझे याद है एक चर्च बन रहा था, एक खबर थी, मुझे याद नहीं आ रही, वो चर्च बन रहा था और कुछ लोग उस चर्च के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करने लग गए, नारेबाजी करने लगे, द्वारका जो कि दिल्ली में है। तो कहने का अर्थ है कि आप लोग उन जगहों पर माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं जहां उनके वोट मायने नहीं रखते, और उन जगहों पर आप माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं जिनकी शक्ल का इस्तेमाल करके आप मेजॉरिटी यानी बहुमत यानी हिंदू को डरा सकते हैं। यह आपकी राजनीति है, यानी कि जैसा देश वैसा भेष। यह है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। मैंने आपको उस मेघालय के नेता की मिसाल दी थी, मैंने आपको केरल के उस बीजेपी नेता की मिसाल दी थी। क्या उन नेताओं से ये लोग कैंपेनिंग करवा सकते हैं हिंदी भाषी राज्यों में जहां बीफ या गौ मांस जो है वो एक संवेदनशील मुद्दा है? इसलिए प्रधानमंत्री जब आप ये कहते हैं ना कि हम एंटी माइनॉरिटी नहीं है, एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन नहीं है ना, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए मुझे उस बयान पर आपत्ति है। दोस्तों, पूर्वोत्तर चुनावों के नतीजे आ गए हैं और एक बात तय है कि त्रिपुरा में वापसी की, बावजूद इसके कि इन्होंने बिप्लब देव को हटाकर मानिक साहा को बनाया, फिर भी त्रिपुरा में बीजेपी ने वापसी की है। वामपंथी और कांग्रेसियों ने गठजोड़ बनाया, मगर वो गठजोड़ पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। उसी तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं नागालैंड और मेघालय दोनों जगह पर वो साझा सरकारें बना रही है, यानी कि पूर्वोत्तर में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि 2014 से पहले आरएसएस जो जमीन पर मेहनत कर रही थी उसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से क्षेत्रीय दलों के साथ जिस तरह का तालमेल बीजेपी बिठाती है वो परिणाम हमें मेघालय और नागालैंड में दिखाई देते हैं। असम की अगर हम बात करें, असम में भी दोबारा सत्ता में आई बीजेपी, वहां पर जो एंटी माइनॉरिटिज्म था वो काम आया है। उसी तरह से त्रिपुरा के अंदर बंगाली अस्मिता का जो सवाल बार बार उठाया गया वो भी भारतीय जनता पार्टी के काम आया। ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। मगर विपक्ष के लिए क्या संदेश है? क्या 2024 में आएगा तो मोदी ही? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं यह मिसाल पूरे देश पर लागू हो सकती है, जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र के कस्बा पेट में भी चुनाव हुए थे जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। करीब 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने इस गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उनका वोट नहीं हटा, नहीं बिखरा। भारतीय जनता पार्टी का 45% वोट बना हुआ था, मगर कांग्रेस के प्रत्याशी को 52% वोट मिला। जिसका मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक बने रहते हैं तो यकीनन 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सफलता मिलेगी। मगर क्या यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिए भी सही साबित होगा? जी नहीं। जब तक गठबंधन के अंदर विरोधाभास रहेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। याद कीजिए लोकसभा चुनाव, बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ी थी। कई लोग कह रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हुआ क्या? बीजेपी को 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिली, बीएसपी को 10 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को मुश्किल से 5 सीटें मिली। बीएसपी का वोट बीजेपी की तरफ चला गया। यही जो हाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, उसमें भी यही खबर आई थी कि बीएसपी का जो पारंपरिक वोटर था उसने बीजेपी को जाकर वोट दिया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? 2019 के लोकसभा चुनावों में बेशक बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए हों, मगर यह गठजोड़ काम नहीं हुआ। इस गठजोड़ का फायदा कुछ हद तक बीएसपी को तो हो गया,
मगर समाजवादी पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं हुआ और नतीजा आपके सामने है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, विपक्ष अगर एक हो जाएगा, सिर्फ इससे उनको सफलता नहीं मिलने वाली। जो मिसालें मैंने आपको दी वो प्रमाणित करती है। विपक्ष को न सिर्फ एक होना पड़ेगा, बल्कि जनता को एक विकल्प भी देना पड़ेगा नीतियों के लिहाज से। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका प्रचार तंत्र, उनकी एक खूबी है विक्टिम कार्ड खेलने की, रुदाली करने की, कि देखो मुझे सब गाली दे रहे हैं, रोज मुझे 2-2, 3-3 किलो गाली देते हैं। याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री उसका जिक्र बार बार करते हैं और विपक्ष उस ट्रैप में बार बार फंस जाता है। क्योंकि देखिए, इनके साथ पूरा प्रचार तंत्र है, इनके साथ पूरा मीडिया है, और पूरे मीडिया का उनके साथ होने की वजह से जब प्रधानमंत्री इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब बीजेपी इस तरह की रुदाली करती है, तो मीडिया उस रुदाली को और ज्यादा जनता तक पहुंचाती है। कल भी क्या हुआ? कल भी प्रधानमंत्री भाषण में कह रहे थे कि विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। तो इस तरह की रुदाली, इस तरह का विक्टिम कार्ड बीजेपी लगातार खेलती रहेगी। हालांकि बीजेपी से पलटकर यह भी सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, क्या आप मुझे बतलाने का कष्ट करेंगे कि आप उनके साथ क्या करते हैं? पवन खेरा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था नरेंद्र गौतम दास मोदी, वो विमान में चढ़ने वाले थे, असम पुलिस ने उन्हें लगभग गिरफ्तार कर लिया। जिग्नेश मेवानी को आपने गुजरात से उठा के असम ले आए थे आप, और ये कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और विधायक थे, बावजूद इसके उनके साथ ऐसा हुआ। तो जब आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो जनता को यह तस्वीर भी तो दिखाने की जरूरत है कि जो भी आपकी आलोचना करते हैं आप उसका क्या हश्र करते हैं। आपके विक्टिम कार्ड खेलने का फायदा तब होता जब आप विपक्ष पर कोई एक्शन नहीं लेते। पिछले करीब 3 सालों से भीमा कोरेगांव मामले में कई एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं। सिद्दीक कप्पन पत्रकार को करीब आपने 2 साल तक जेल में बंद रखा झूठे मामले में। उमर खालिद भी अभी भी जेल में बना हुआ है, उस पर आपने आतंकवाद की धाराएं लगा दी। दिल्ली दंगों को लेकर आपने कई लोगों को जेल में रखा। धीरे धीरे उनके खिलाफ जो केसेस हैं ना, सब खत्म हो रहे हैं। चाहे वो शर्जील इमाम हो, सरफूरा जरगर हो, उनके खिलाफ जो जो केसेस थे वो सब धराशायी हो रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है मोदी जी, कि आप जब कहते हैं ना कि विपक्ष मुझे गाली देते रहता है, मेरी आलोचना होती है, मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां देते हैं, मगर आप जो उनके साथ करते हैं ना वो और भी बुरा है। जो पत्रकार आपकी आलोचना करते हैं या जो संस्थाएं आपसे सवाल करते हैं, आप उन पर इनकम टैक्स के रेड्स मारते हैं। प्रवर्तन निदेशालय उनके दफ्तरों में पहुंचकर उन्हें परेशान करता है। आपका प्रचार तंत्र, जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं उन्हें ट्रोल करते हैं, उनके नंबरों को सार्वजनिक कर दिया जाता है, उनके परिवारों तक पर निशाना साधा जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री, आपको यह कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, क्योंकि आप जो लोगों के साथ करते हैं या बीजेपी की सरकारें जो लोगों के साथ करती है ना, वो और भी बुरा होता है। इसलिए यह विक्टिम कार्ड खेलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। मगर हां, यह विक्टिम कार्ड प्रधानमंत्री के हाथ में, भाजपा के हाथ में एक बहुत मजबूत हथियार है, जिसे जनता तक मीडिया पहुंचाता है और इनका प्रचार तंत्र पहुंचाता है। और 2024 के लिए यह एक चुनौती होने वाली है दोस्तों। तो 9 राज्यों में से 3 के नतीजे आ गए हैं। अभी 6 और राज्य हैं, जिनमें मेरी निगाह 4 राज्यों पर है: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अगर इन राज्यों में कांग्रेस चमत्कार कर पाती है और बीजेपी को हरा देती है, तो एक लय, एक गति, एक एक्सेलरेशन उसकी राजनीति को एक बार फिर से मिल जाएगा। मगर वो काफी नहीं होगा दोस्तों। याद कीजिएगा, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 2018 में तीनों राज्यों में, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत जाती है। होता क्या है?
2019 में मोदी जी आ जाते हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि उस वक्त कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा तो दिया था, मगर सिर्फ उस नारे से कुछ नहीं होता। न्याय स्कीम का आपने जिक्र किया था, मगर अब आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और जनता आपको आप क्या सौगात देना चाहते हैं, वो सौगात आपको और मजबूत और व्यापक करनी पड़ेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एक ऐसी चीज है जो कई जगह पर कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो रही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। इसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह से आप किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों को आपको संबोधित करना पड़ेगा। आपको देश की जनता के सामने लोक लुभावन नारे लेकर आने पड़ेंगे, जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ढेरों नारे लेकर आई थी। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, और न जाने क्या क्या नारे। वो सारे नारे 2023 में आके धराशायी हो गए, मगर वो नारे थे ना। विपक्ष को समझना पड़ेगा, खासकर कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आपका मुकाबला ऐसी बीजेपी के साथ है जिसके पास 3 मजबूत हथियार हैं। पहला, हिंदू मुस्लिम से जुड़ी जहरीली राजनीति। दूसरा, प्रचार तंत्र और एजेंसीज की धमक, जिसके जरिए वो विपक्ष पर निशाना साधती है। और तीसरा, देश की गरीब जनता तक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स, यानी कि उन तक अनाज पहुंचाना, उनके अकाउंट्स में पैसे डलवाना। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को चुनौती देना नामुमकिन हो जाता है। और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको चुनौती देनी पड़ेगी, जिसका सामना विपक्ष को करना पड़ेगा। चुनौती बहुत मुश्किल है दोस्तों, मगर जहां चाह वहां राह। विपक्ष को जज्बा दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, खासकर राहुल गांधी के लिए चुनौती है कि आप अपने तमाम राज्यों में जो गैंग वॉर चल रहा है, तमाम राज्यों में जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें एक मंच पर बिठाकर उनमें एकता कायम करनी पड़ेगी। चाहे वो पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में एका लाना पड़ेगा ताकि विपक्ष एकजुट होकर लड़े। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां कांग्रेस को जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करना पड़ेगा। वहां पर आप दबंगई नहीं डाल सकते। बिहार में आप जूनियर पार्टनर हैं, वहां पर आप तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार पर दादागिरी नहीं डाल सकते। आप वहां सीनियर पार्टनर नहीं हैं। आपको तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सुननी पड़ेगी। क्या कांग्रेस ये सब करेगी? यही तो बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। क्योंकि देखिए, आपके सामने भाजपा एक ऐसी चुनावी मशीनरी है जिसके पास सब कुछ है। इनके पास प्रचार तंत्र भी है, एजेंसीज की ताकत भी है, विक्टिम कार्ड भी है, ये तमाम चीजें हैं। और जब ये तमाम चीजें आपके साथ हों तो आपको हराना और भी मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस को, विपक्ष को ये तमाम बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।